हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ मध्य प्रदेश। लेकिन उससे पहले वादे के अनुसार मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को ISFR यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो अभी हाल ही में 2024 में जारी की गई है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, उस रिपोर्ट को मध्य प्रदेश के परस्पेक्टिव में इम्पॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। तो जो हमें चीजें देखने को मिलती हैं कि हमें YouTube पर कई सारे टीचर्स के द्वारा चीजें पढ़ाई गई हैं, जिसमें बहुत बहुत सारा डेटा बताया गया है, 6-6 7-7 पेज का। उस चीज को मैंने आपके लिए 2 से 2.5 पेज के अंदर नोट किया है। आप 2 पेज मान लीजिए, मैंने आपको पूरी मध्य प्रदेश की ISFR 2 पेज में समझाने का प्रयत्न किया है। और यहाँ पे भी जो हम पढ़ेंगे, केवल 2 पेजेस में हम ISFR के उन सभी डायमेंशंस को कवर करेंगे जिस डायमेंशन से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा गोल क्या है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएं वो हमसे बनते हों, है ना, वो हमसे क्वेश्चंस आ जाएं, वो क्वेश्चंस हमसे एलिमिनेट नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो हम पढ़ते हैं ISFR यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। पढ़ते हैं कुछ चीजें इसके बारे में। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। हो सकता है इस वाले पेज की विजिबिलिटी में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, थोड़ी सी दिक्कत आपको विजिबिलिटी में हो सकती है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी कि आप अपने वीडियो का रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। 480 या 720 में आप रिजोल्यूशन करिए, फिर आपको ये चीजें क्लियर दिखाई देंगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ISFR 23। इससे पहले आप क्या जान लीजिए कि ये ISFR के बारे में थोड़ी सी चीजें, है ना, ISFR के बारे में थोड़ी सी चीजें। तो ISFR के बारे में थोड़ी सी चीजों में मैं आपको क्या बता दूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ISFR, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ISFR ये जो रिपोर्ट है, इसको पब्लिश करने का काम कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में देखो, अपन क्लियरली लिख लेते हैं, एक काम करते हैं तो चीजें जो है वो हमको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। क्लियर? क्या बात कर रही हूं मैं? ISFR, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किस चीज की जानकारी देती है? अलग अलग स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की क्या सिचुएशन है प्रति 2 वर्षों में, ये हमको उसकी जानकारी देती है। हमने कल पढ़ा था फॉरेस्ट कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जहां हमने देखा था कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है? ऑल द लैंड विद द ट्री कैनोपी ऑफ मोर देन 10%, 10% एक हेक्टेयर एरिया पे, इन 1 हेक्टेयर एरिया। और वहीं हमने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में क्या देखा था? तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो एरिया होता है जो सरकारी दस्तावेजों में मेंशन है, जिसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में लिखा गया। फॉरेस्ट कवर प्रत्येक 2 वर्षों में बदलता है, जबकि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सेम रहता है, क्योंकि ये वो एरिया है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में मेंशन है। क्लियर? तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, देखते हैं कुछ चीजें इस रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले तो आप लिखिए कि इसका पब्लिशर कौन है। तो पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे। देखिए, मैं ये पढ़ाने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, अपने प्रॉमिस, अपने वादे के अनुसार और उसके मुताबिक जिस तरीके से मैं आज आप लोगों के लिए ISFR की रिपोर्ट प्रिपेयर करके लाई हूं, उसी उम्मीद में
मैं आपसे इस चीज के लिए आग्रह करना चाहती हूँ कि आज ही आप इस ISFR रिपोर्ट को पूरा पढ़ लें। पूरी ISFR याद होनी चाहिए। आप MPPSC एस्पिरेंट हो, आप स्टेट PSC के एस्पायरेंट हो, आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो, तो आपके लिए एक दिन में 2.5 पेज पढ़ना, मुझे पता है कि मैडम और भी सब्जेक्ट्स रहते हैं याद करने के लिए, आई न्यू एवरीथिंग, बट अगर आप सिर्फ आधे घंटे भी दे देंगे ISFR के लिए तो वो आपके 2 नंबर सिक्योर कर देगी। ये ISFR आपके 2 नंबर सिक्योर कर देगी। और जो हम नेशनल पार्क्स वाला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं ना, 3 नंबर उससे, 2 से 3 नंबर उससे, यानी आज हम प्रीलिम्स में 5 नंबर की चीजें पढ़ने वाले हैं। 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व से पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन ISFR से पूछे जाते हैं। तो भैया मैं फिर से कह रही हूं कि आपके 5 क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये आप जानो, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और खुद भी पढ़ रही हूँ। क्लियर? चलिए, तो ज्यादा बातें ना करते हुए अब मैडम ISFR भी पढ़ा दो तो पढ़ा देते हैं भैया। हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको चीजें बताना, आपको आने वाली चीजों से अवगत कराना, ठीक है, जिससे आप भ्रमित ना हो। चलिए लिखिए, published by Forest Survey of India under Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Government of India। समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि ये जो रिपोर्ट है ना दोस्तों, ये जो हमारी रिपोर्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट है ये? तो जो फॉरेस्ट की ये रिपोर्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है। तो इट इज पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? उसके बाद आप देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुई इसकी? 1981 में। उसके बाद ISFR, बाइनियल रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट है? बाइनियल रिपोर्ट। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1987, currently (2024) एडिशन 18th, और 2023 का एडिशन था ये, जो पब्लिश कब हुआ? 2024 में। तो इतनी चीजें आपको बेसिक जानकारी के तौर पर याद होनी चाहिए, इतनी चीजें आपको जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर याद होनी चाहिए। देखिए, मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हमारा नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाला टॉपिक है ना, वो चाहे करवाने वाले एक दिन में 50 मिनट के लेक्चर में करवा दें, लेकिन मैं पहले आप लोगों से कह देती हूँ कि मैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये टॉपिक कराने के लिए आपका 2 दिन का समय लूंगी।
आप मुझे 2 दिन का समय यानी कि 2 घंटे का समय, 2.5 घंटे का समय आप मुझे देंगे और उस 2 दिन के लेक्चर में 1 घंटे 10 मिनट के आसपास के 2 लेक्चर्स होंगे हमारे, दोनों दोनों 1 hour 10 minutes 1 hour 10 minutes के आसपास। तो वो 2 लेक्चर्स मुझे लगेंगे क्या पढ़ाने के लिए? नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ मध्य प्रदेश। क्योंकि क्योंकि जिस तरीके से मैं फॉरेस्ट से संबंधित यहाँ पे आपको ISFR बता रही हूँ, उसी तरीके से मैं इसमें यानी कि जो हमारा नेशनल पार्क्स वाला टॉपिक है उसमें मैं आप लोगों को उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ जो हमारी रिपोर्ट है, यह जो टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट है अभी हाल ही में जारी हुई है जो 2023 में, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में 785 टाइगर्स हैं, वो पढ़ाऊंगी। अब आप देख लीजिए किसी भी वीडियो में यूट्यूब के कि आपको ये चीजें एक साथ कहाँ मिल रही हैं, कहीं नहीं मिल रही। वाइल्ड लाइफ रिपोर्ट अलग से सर्च करोगे, टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट तब मिलेगी, नेशनल पार्क सर्च करोगे तब वो अलग मिलेंगे और रिपोर्ट अलग मिलेगी। लेकिन मैं जिस तरीके से यहाँ फॉरेस्ट के साथ साथ करंट से अपडेट करने के लिए आपको ISFR भी पढ़ा रही हूँ, उसी तरीके से मैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के साथ आपको टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट भी पढ़ाऊंगी। इसीलिए मैंने आपसे 2 दिन का समय मांगा है। क्लियर? नोट करिए, देखो ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट विच इज पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है देहरादून में। इस्टेब्लिशमेंट 1981। ISFR बाइनियल रिपोर्ट है यानी कि एवरी 2 years, हर 2 सालों में पब्लिश होती है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1987, करेंटली 2024 में, जो कि 18वीं एडिशन थी और 2023 की एडिशन थी। इतनी चीजें नोट हो गई। चलिए आगे देखते हैं और पढ़ते हैं ISFR। तो ISFR 2023 रिलीज इन 21 दिसंबर 2024, 21 दिसंबर 2024 को इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जो कि 2023 की रिपोर्ट थी। ठीक, इसके पहले वाली रिपोर्ट 2021 में आई और ये वाली रिपोर्ट 2024 में आई। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 25.17%। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? 25.17%। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2021 में कितना था? 24.62%। अब ये जो बात हो रही है ना, ये इंडिया की बात हो रही है, ये MP की बात नहीं हो रही। अगर आप देखें तो MP का टोटल फॉरेस्ट कवर 25 था, अगर आप सभी को याद हो तो इंडिया की जो बात हो रही है, तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर 2023 में कितना है इंडिया का? 25.17%। इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 25.17%। अब देखो, अब कुल वन आवरण और कुल वृक्ष आवरण ये दोनों अलग अलग हैं। पहले तो कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण के आधार पर टोटल एरिया 25.17, अब उसमें से वन आवरण कितना है और वृक्ष आवरण कितना है, यानी कि फॉरेस्ट कवर कितना है और ट्री कवर कितना है, ये बताया जा रहा है। तो वन आवरण है 21.67% और ट्री कवर है 3.41%। नोट करिए, टोटल फॉरेस्ट कवर है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2023 में इतना है और 2021 में 24.62% था। तो भैया पॉजिटिव इंक्रीज देखने को मिला है क्योंकि एरिया बढ़ा है। फिर ये है हमारा एरिया इंडिया का, है ना, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का एरिया वाइज देखें तो 8,27,356.9 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 8,27,356.9 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। क्लियर है? तो ये कुछ बात है इंडिया के ISFR के बारे में। क्लियर है? सबसे पहले इंडिया का 2023 में टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है? 25.17%, जिसमें
ट्री कवर है 3.41 और फॉरेस्ट कवर है कितना, वेरी गुड, 21.76। फिर 2021 में 24.62% था, एरिया 25.17। अब स्क्रब्स यानी कि झाड़ियां, झाड़ियां कितनी हैं, 1.33% और नॉन फॉरेस्ट एरिया है 73.5%। तो टोटल फॉरेस्ट कवर, टोटल ट्री कवर और टोटल स्क्रब्स, टोटल वन आवरण, कुल वृक्ष आवरण और कुल झाड़ियां मिला करके जो भी हमारा एरिया होगा उसको 100 से माइनस करेंगे और वो एरिया कहलाएगा नॉन फॉरेस्ट एरिया। क्लियर, वो एरिया कहलाएगा नॉन फॉरेस्ट एरिया। इंडिया का टोटल एरिया 3287468.8 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से ये जो है ये हमारा फॉरेस्ट एरिया है। आगे देखते हैं कुछ चीजें। टॉप 4 स्टेट्स विथ मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। इंडिया में टॉप 4 स्टेट्स जहां वन आवरण में और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। अब आपको याद क्या रखना है, आपको ये पढ़ते वक्त याद रखना है कि केवल वन आवरण पूछ रहा है कि केवल वृक्ष आवरण पूछ रहा है, केवल फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है या केवल ट्री कवर पूछ रहा है या फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों पूछ रहा है। इसलिए थोड़ा सा होश में, हवास में पूरा क्वेश्चन पढ़कर फिर आंसर देना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर नहीं देना कि अरे अरे फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है लगा दो यहाँ पे टिक। फॉरेस्ट और ट्री कवर अगर पूछ रहा है तो उस हिसाब से सॉल्व करना, केवल फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है तो उस हिसाब से सॉल्व करना। तो टॉप 4 स्टेट्स विथ मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर तो कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, जिसमें आप टॉप 3 याद कर लो। तो सबसे टॉप वो 4 कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक वन आवरण और वृक्ष आवरण में वृद्धि देखी गई, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। वहीं टॉप 3 स्टेट्स विथ मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, फिर वो 3 स्टेट्स जहां पर वन आवरण में वृद्धि देखी गई। यहां तो वृक्ष आवरण और वन आवरण दोनों में देखी गई, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में। अब जहां केवल वन आवरण में देखी गई यानी केवल फॉरेस्ट कवर में देखी गई, वो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। जहां ट्री कवर की बात नहीं हो रही, मैं बार बार बोल रही हूं, केवल फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। तो फॉरेस्ट कवर में कहां पर वृद्धि देखी गई, मिजोरम, गुजरात एंड उड़ीसा। क्लियर, आगे देखते हैं एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश चाहे एरिया वाइज टॉप 3 में है, लेकिन मध्य प्रदेश का एरिया कंपैरेटिवली डिक्रीज हुआ है। पहले जो एरिया 25.14% था वो अब 25% ही रह गया, लेकिन एरिया वाइज वो स्टेट में इंडिया में टॉप पर है। आगे देखते हैं फॉरेस्ट कवर। टॉप 3 स्टेट्स बाय एरिया, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। और टॉप 3 स्टेट्स बाय परसेंटेज के हिसाब से लक्षद्वीप, मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार। तो आपको जहां मध्य प्रदेश है ना वो याद रखना है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में 77073 लिखा है और यहाँ पर मध्य प्रदेश में 85724 लिखा है। तो बच्चे डिफरेंस ये है कि यहाँ पर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों की बात हो रही है और वहां पर केवल फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। तो इससे इसको माइनस करो, जो बचेगा वो होगा ट्री कवर। अब समझ में आ गया, क्लियर। फिर टॉप 4 स्टेट्स विथ मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, जहां पर सर्वाधिक कमी देखी गई। सर्वाधिक वृद्धि तो हमने पढ़ ली, अब सर्वाधिक कमी जहां देखी गई वन आवरण में, तो वो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख और नागालैंड। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख और नागालैंड। क्लियर। उसके बाद मैंग्रोव कवर कितना है,
4991.68 स्क्वायर किलोमीटर, सीधा बोले तो 0.15% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। कितना? 0.15% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब देखिए इसके ऊपर जो हमने देखा कि मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, तो उसमें भी मध्य प्रदेश है और इंक्रीज में भी मध्य प्रदेश है। तो एरिया वाइज इंक्रीज इसमें बात हो रही है मध्य प्रदेश की। डिक्रीज हुआ है लेकिन जो एरिया है वो बढ़ा है, चाहे ओवरऑल डिक्रीज हुआ बट एरिया जो है वो बढ़ा है। ठीक, उसके बाद डिक्रीज एज कंपेयर टू 2021, कितने स्क्वायर किलोमीटर? 7.43, 7.43% का डिक्रीज देखा गया मैंग्रोव कवर पर। क्लियर? जिसमें मैंग्रोव में सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखा गया गुजरात में और सबसे ज्यादा इंक्रीज महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। कार्बन स्टॉक कितना है, यानी कि कार्बन स्टॉक यानी कि वृक्षों में स्टोर्ड कार्बन कितना है, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? अब मध्य प्रदेश की बात करें, अब बात करते हैं एक्सप्लिसिटली मध्य प्रदेश की। तो इंडिया में फॉरेस्ट कवर में क्या याद रखना है? देखो, अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपकी बात करूं, तो अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इंडिया का फॉरेस्ट कवर, इंडिया का ट्री कवर, इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स, टोटल स्क्रब्स और टोटल नॉन फॉरेस्ट एरिया। इसके बाद टॉप 3 स्टेट्स विथ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, टॉप 3 स्टेट्स विथ डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, दैट्स ऑल। बाकी क्वेश्चन ISFR से अगर पूछा जा रहा है तो वो हमारा मध्य प्रदेश से पूछा जाएगा। हाईली चांसेस है कि क्वेश्चन MPPSC है, इसलिए हाईली चांसेस है कि क्वेश्चन जो है वो MP से ही पूछा जाएगा ISFR में। तो MP का देखते हैं, तो मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट इन बैम्बू एरिया, सेकेंड हाईएस्ट इंक्रीज इन इंडिया, सेकेंड हाईएस्ट कार्बन स्टॉक इन इंडिया। यानी कि मध्य प्रदेश में सीधा बोलें तो मध्य प्रदेश फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ बैम्बू प्रोडक्शन। एरिया वाइज मध्य प्रदेश फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ बैम्बू प्रोडक्शन, और देश में जितना भी कार्बन स्टॉक है उसमें मध्य प्रदेश जो है वो सेकेंड हाईएस्ट रैंक पर है। यानी सेकेंड हाईएस्ट कार्बन स्टॉक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर देखो मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इतना 85,724 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश का वन एवं वृक्ष आवरण कितना है? 85,724 स्क्वायर किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का वन आवरण और वृक्ष आवरण है। फॉरेस्ट कवर कितना है? 77,073 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 25%। 77,073 स्क्वायर किलोमीटर कितना? ये तो हमने देखा कि 2021 में कितना था? 77,493 स्क्वायर किलोमीटर। तो पिछले साल के कंपैरिजन में 0.14% का डिक्रीज देखा गया फॉरेस्ट कवर में, और हमारे लिए ट्री कवर से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो फॉरेस्ट कवर ही है। क्या है? फॉरेस्ट कवर। आगे देखते हैं, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, तो उमरिया, बालाघाट और श्योपुर, और मिनिमम फॉरेस्ट कवर उज्जैन, शाजापुर और आगरमालवा। तो ये ना बेटा ये है किसमें? ये है हमारा परसेंटेज वाइज, यानी प्रतिशत के आधार पर। किस आधार पर बताई जा रहा है यहाँ पर बातें आपको? प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर क्या बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जो वन आवरण है वो उमरिया, बालाघाट और श्योपुर में देखने को मिलता है। टॉप 3 स्टेट्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। मत पढ़ो पूरी ISFR, आपके ऊपर है ना, लेकिन ये तो पढ़ ही लेना, ये तो पढ़ ही लेना आप, इससे तो क्वेश्चन पूछा जाना तय है। ठीक है, तो क्या बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में कौन से ऐसे 3 जिले हैं जहां सर्वाधिक वन आवरण देखने को मिला? तो है उमरिया, बालाघाट और श्योपुर। और
मिनिमम है उज्जैन, शाजापुर और आगरमालवा, उज्जैन, शाजापुर और आगरमालवा। वहीं एरिया वाइज बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल, और यहां भी मिनिमम एरिया वाइज शाजापुर और उज्जैन। क्लियर? तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स, जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ISFR 2023 के अनुसार, मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से 3 जिले हैं जहां सर्वाधिक वन आवरण देखा गया? प्रतिशत के हिसाब से उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, और एरिया के हिसाब से बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल, और वहीं सबसे कम उज्जैन में, और एरिया वाइज शाजापुर में। अब सर्वाधिक वन वृद्धि यानी मैक्सिमम फॉरेस्ट इंक्रीज, चाहे फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा देखा गया, लेकिन सर्वाधिक वन वृद्धि यानी वनों की संख्या में वृद्धि सर्वाधिक देखी गई भिंड में और सबसे कम देखी गई दमोह में। पहले भी सबसे ज्यादा भिंड में थी और सबसे कम बड़वानी में थी, लेकिन अब ये चेंज हो गया है और अब सर्वाधिक वन वृद्धि कहां पर है? भिंड में, और सबसे कम दमोह में। क्लियर है? फिर मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर यानी कि सबसे ज्यादा जो जंगलों में आग लगती है, तो वो केसेस सबसे ज्यादा कहां देखे गए? रायसेन, देवास और सीहोर में। मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर्स कहां देखी गई? रायसेन, देवास और सीहोर। याद रखना है, एक याद रखना है ना, केवल रायसेन। इसमें मैं कह सकती हूं कि इसमें केवल एक याद रख लो आप, रायसेन, केवल एक याद रख लो, रायसेन। क्लियर? पीक का परसेंटेज मैंने पहले ही बता दिया 26.2, साल का परसेंटेज मैंने पहले बता दिया 7.2, जो पहले 4.15 था और ये पहले 19.36 था। और ये मजाक में नहीं लेना, ये क्वेश्चन 2021 प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, 2021 के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। क्यों पूछा गया होगा? क्योंकि उस साल भी ISFR आई थी 2021 में, ठीक, क्योंकि पेपर तो 22 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन। जिसमें अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट आर दोस फॉरेस्ट वेयर कितने परसेंट? जहां पर 70% से अधिक फॉरेस्ट हो, 70% से अधिक। यहां हो 40% से 70%। तो अति सघन वन वो वन होते हैं जहां वनों की डेंसिटी 70% से अधिक हो, जहां 40 से 70% तक, और जहां 10 से 40% तक। क्लियर? तो अति सघन वन है 2.28%, जो पहले थे 2.16%। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि कई बार पुराना डेटा भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर है? कई बार आपसे पुराना डेटा भी पूछ लिया जाता है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट 2.28%, कितना? 2.28%। पहले था 2.16। मॉडरेट डेंस 10.87, ये हुआ है कम, क्योंकि पहले था 11.10%। वहीं खुले वन है 11.85, ये भी था पहले कितना? 11.88, यानी 0.3% जो है उसकी कमी, 0.03% है ना, 0.03% की इसमें भी कमी देखी गई। और वृद्धि किसमें देखी गई? वेरी डेंस फॉरेस्ट में। फिर शर्ब्स 1.01%, मैक्सिमम शर्ब्स मुरैना में, सबसे ज्यादा झाड़ियां मुरैना में, सबसे कम हरदा में। बताएं ये कैसे याद रखना? सबसे ज्यादा झाड़ियां मुरैना में। क्यों मुरैना में? क्योंकि बारिश भी तो कम होती है, बारिश भी यहाँ पर कम होती है। वहीं हरदा होशंगाबाद वाला, पचमढ़ी वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा झाड़ियां जो हैं वो नहीं पाई जाती। क्लियर है?
इस जगह चीज से भी आप चीजों को याद रख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ISFR हुई खत्म। अब ये जितना ही भी हमने इसमें पढ़ा है उतनी ही चीजों को केवल आपको प्रीलिम्स के लिए याद करनी है, फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल्सो बोथ। तो प्रीलिम्स और मेंस में अगर आप इतना भी पढ़ लोगे जितना कि हमने आज यहाँ पर पढ़ा, तो इट्स माय प्रॉमिस कि आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से। ठीक, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन से हैं? उमरिया, बालाघाट और श्योपुर, परसेंटेज के हिसाब से, और एरिया के हिसाब से बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर? चलिए, तो यहां पर हमारा ISFR वाला टॉपिक भी हुआ क्या? समाप्त। यहां पर हमारा ISFR वाला टॉपिक भी समाप्त हुआ। और अब हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जहां हमें क्या पढ़ना है? जहां हमें पढ़ना है नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश। नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब इस टॉपिक को कंप्लीट करने में 2 क्लासेस का वक्त लगेगा, जिसमें हम नेशनल पार्क भी पढ़ लेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पढ़ लेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी पढ़ लेंगे, प्रस्तावित वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से हैं वो भी पढ़ लेंगे, और टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट भी पढ़ लेंगे। क्लियर? इतनी सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। तो अभी पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। एक बार मैप में सबकी लोकेशन देख लेते हैं। आप भी मैप बनाकर इन लोकेशंस को क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। क्लियर है? नोट करिएगा लोकेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेशनल पार्क्स कौन से एरिया होते हैं। तो नेशनल पार्क्स ऐसे एरिया होते हैं जो जहां एक प्रकार का इन सीतू कंजर्वेशन, एक प्रकार का यहां पर क्या होता है? इन सीतू कंजर्वेशन। 2 प्रकार का कंजर्वेशन होता है, 2 प्रकार का कंजर्वेशन होता है। इन सीतू कंजर्वेशन यानी कि जहां जो स्पीसीज पाई जा रही है वहां पर ही उसका संरक्षण कर लिया जाए। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर टाइप्स ऑफ इन सीतू कंजर्वेशन। जहां पर जो चीजें मिल रही हैं, आंवला पन्ना में मिल रहा है, तो वहां पर ही उसका संरक्षण कर लिया जाए, इसको कहते हैं इन सीतू कंजर्वेशन। एक प्रकार का ये संरक्षित क्षेत्र होते हैं, ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। क्लियर? मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क्स हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क्स हैं। टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश में। क्लियर है? देखिए, सबसे पहला है कूनो नेशनल पार्क। ये कहां पर है? श्योपुर। फिर है यहां पर शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क। नेक्स्ट है यहां पर यानी कि पन्ना में, हीरा पन्ना वाला पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क। यहां पर कौन सा है? पन्ना नेशनल पार्क। फिर है यहां पर ये सीधी में संजय नेशनल पार्क। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? उमरिया में। उमरिया में कौन सा है?
उमरिया वाले जानते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नेक्स्ट है मंडला और बालाघाट क्षेत्र में स्थित मंडला और बालाघाट बॉर्डर मान लीजिए, इस क्षेत्र पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क। यहां स्थित है पेंच नेशनल पार्क। क्लियर, यहां क्या स्थित है? पेंच नेशनल पार्क। फिर यहां पर स्थित है ये डिंडोरी के आसपास, डिंडोरी के आसपास घुघवा फॉसिल पार्क, घुघवा फॉसिल पार्क मध्य प्रदेश के सेंटर में स्थित है, भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। फिर उसके बाद यहां स्थित है आसपास इधर पे सतपुड़ा नेशनल पार्क, होशंगाबाद वाले रीजन के आसपास, ठीक है, उसको थोड़ा सा और वहां पर शिफ्ट करना है। और फिर यहाँ पर लास्ट में है धार में डाइनो पार्क, डाइनो पार्क। तो कितने टोटल पार्क्स हुए? लेट्स सी। डाइनो पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, घुघवा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय, पन्ना नेशनल पार्क और कुनो नेशनल पार्क, माधव एंड वन विहार नेशनल पार्क। कितने नेशनल पार्क हुए प्लीज काउंट करिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इस मैप को बनाइए और अब हम एक एक करके सारे नेशनल पार्क्स के बारे में सब कुछ लिखेंगे और पढ़ेंगे। और एक बात और, मैं इस लेक्चर में भी आपसे वापस से कह रही हूं कि मैं वादा करती हूं आपसे कि जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ उससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल पा रही हूँ? क्योंकि मैं सारे डायमेंशंस को इसमें कवर करने वाली हूँ। क्लियर? तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का समय लूंगी मैं। स्टार्ट करें कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला है मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क और सबसे बड़ा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। यू हैव टू रिमेंबर दिस। कान्हा नेशनल पार्क इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अबाउट कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो सबसे पहले हमको याद रखना है क्या? इट इज द बिगेस्ट, इट इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश with the area of 940 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया कितना है इसका? 940 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया कितना है? 940 स्क्वायर किलोमीटर। और इस दृष्टि से कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा
नेशनल पार्क है। क्लियर? आप कहाँ सिचुएटेड है, आपको ये तो आपको पता होगा ना कि ये सिचुएटेड कहाँ है, मंडला और बालाघाट के बीच, मंडला एंड बालाघाट के बीच। क्लियर है? मंडला और बालाघाट के बीच स्थित है ये। बिगेस्ट नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका एरिया है 940 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, यहां पर सर्वाधिक टाइगर, सर्वाधिक बाघ, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघों के लिए फेमस है। सर्वाधिक बाघ जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर? हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, और जबकि डेंसिटी बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा पाई जाती है। फर्स्ट नेशनल पार्क हैविंग इट्स ओन मैस्कॉट, यानी शुभंकर। कौन है यहाँ का शुभंकर? भूर सिंह या भूरा सिंह, डिजाइन्ड बाय रोहन चक्रवर्ती, बाय रोहन चक्रवर्ती। और ये क्या है? एक स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर यानी कि 12 सिंघा, 12 सिंघा जो यहाँ पाया जाने वाला प्रमुख जानवर है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का क्या है, ये राजकीय पशु। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों? राजकीय पशु। क्लियर है? तो इट इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। इसका मैस्कॉट है भूर सिंह, जिसको डिजाइन किया रोहन चक्रवर्ती ने। और ये भूर सिंह कौन है? एक स्वैम्प डियर, एक 12 सिंघा। कब घोषित किया गया? मार्च 2017 में, मार्च 2017 में। फिर उसके बाद 1933 और 1955, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, where in 1933 it is declared sanctuary by British government, और 1955 में इसे नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया, हलोन और बंजर घाटियों को मिलाकर, बाय मर्जिंग हलोन एंड बंजर वैलीज, by merging Halon and Banjar valleys. 1933 में it is declared as a sanctuary by British government, and in 1955 it is declared as a national park by merging Halon and Banjar valley. और एक और important year है 1973-74, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। और ये टाइगर रिजर्व देश का दूसरा, पहला तो जिम कॉर्बेट था, ये सेकंड था, और मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व था। मध्य प्रदेश का क्या था दोस्तों? ये पहला टाइगर रिजर्व। यहां पर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख रिवर्स हैं सुपर्ण, हलोन और बंजर नदी। यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियां हैं सुपर्ण, हलोन और बंजर। और यहाँ एक सनसेट पॉइंट सिचुएटेड है, यानी सूर्यास्त बिंदु स्थित है, जो कि मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है। क्या नाम है उसका? बामनी दरार, बामनी दरार, बामनी दरार। इतनी चीजें आपको कान्हा नेशनल पार्क के बारे में पता होनी चाहिए। अब इस पे जो स्पीशीज हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज हैं जो यहाँ पर मिलती हैं या यहाँ पर पाई जाती हैं, वो भी कई सारी हैं।
ठीक है, वो भी क्या है, कई सारी, स्वैम्प डियर, स्पॉटेड डियर, चीतल, बारहसिंगा, मंकी, ये वो सारे स्पीशीज, तो वो अलग से याद नहीं रखना, वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको पता होती है। क्लियर है? तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और अगर आपसे कान्हा किस्ती राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहां से बाहर नहीं जाएगा, दिस इज माय गारंटी। बस एक और यहां पर पॉइंट लिख लेना कि ये मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां से हवाई पट्टी गुजरती है, जहां हवाई पट्टी, एयर स्ट्रिप स्थित है। क्या स्थित है? एयर स्ट्रिप। मध्य प्रदेश में ये मंडला बालाघाट वाले क्षेत्र पे है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका एरिया है 940 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन मिलती है। इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क हैविंग इट्स ओन मैस्कॉट, जिसका अपना शुभंकर है जो है भूर सिंह, जो कि किसके द्वारा डिजाइन किया गया? रोहन चक्रवर्ती, जो कि एक बारहसिंगा, एक स्वैम्प डियर है। डिक्लेयर्ड एज द सेंचुरी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और 1955 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, हलोन और बंजर घाटियों को मिलाकर। 1973-74 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। और रिवर कौन कौन सी हैं? सुपर्ण, हलोन और बंजर। और सनसेट पॉइंट कौन सा है यहाँ पर दोस्तों? बामनी दरार। इंपॉर्टेंट सनसेट पॉइंट कौन सा है? बामनी दरार। नोट करिए, इतनी चीजों को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी श्रद्धा के हिसाब से लिख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तीन राष्ट्रीय उद्यान आज हमको पढ़ना है, कान्हा किस्ली, बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये तीन राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, अगला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अगला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे? इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर 1968। और टाइगर रिजर्व इसको किस ईयर में घोषित किया गया? टाइगर रिजर्व। तो इसे किस ईयर में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? 1993। 1993। Established in the year 1968 and declared as the tiger reserve in the year 1993. Clear? Next आप लिखेंगे highest density of tiger. Highest density of tiger. यानी कि यहां पर सर्वाधिक बाघों का घनत्व पाया जाता है। यहां पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है? बाघों का घनत्व पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे शेषैया। स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु, फेमस एज, इट इज फेमस एज भाई का किला। भाई का किला, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने इस किले को किसे सौंपा था? लक्ष्मण को। कहाँ नजर रखने के लिए? लंका पर नजर रखने के लिए। इसीलिए इसे भाई का किला भी कहा जाता है। और ये
रीवा के बघेल राजाओं का शिकार गृह था। रीवा के बघेल शासकों का महत्वपूर्ण शिकार गृह। रीवा के जो बघेल शासक थे उनका क्या था, ये प्लेस ऑफ हंटिंग, उनका था ये प्लेस ऑफ हंटिंग। फिर यहां पर बैलून सफारी की कराई जाती है। एलिफेंट कॉलोनी स्थित है। एलिफेंट कॉलोनी क्यों स्थित है? एलिफेंट के संरक्षण के लिए स्थित है। अब यहां पर प्रतिवर्ष कबीर महोत्सव मनाया जाता है। कबीर महोत्सव। और कबीर महोत्सव कौन सी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता होगा? पनिका ट्राइब के द्वारा। यहां पर प्रतिवर्ष पनिका जनजाति के द्वारा कबीर महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर प्रतिवर्ष क्या सेलिब्रेट किया जाता है? कबीर महोत्सव। कबीर महोत्सव। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1968 में और टाइगर रिजर्व के रूप में इसे कब घोषित किया गया? 1993 में। हाईएस्ट डेंसिटी यहां पर मिलती है टाइगर्स की। यहां पर है शेषशैया। फिर हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर, यहां यानी कि यहां पर बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहां पर? बाघों का सर्वाधिक घनत्व, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स। शेषशैया, स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु, फेमस एज भाई का किला, रीवा के बघेल शासकों का शिकार गृह, बैलून सफारी है, एलिफेंट कॉलोनी है, प्रतिवर्ष कबीर महोत्सव मनाया जाता है। और यहां पर सीता बाघिन, यहां रहने वाली जो सीता बाघिन थी उसको नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पेज पर उसका चित्र दर्शाया गया। यहां की एक फीमेल टाइग्रेस थी सीता। यहां की जो सीता बाघिन है उसकी इमेज नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पेज पर लगाई गई। कहां लगाई गई? नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पेज पर। नोट करिए, यहां की सीता बाघिन को नेशनल ज्योग्राफिक किताब के कवर पेज पर लगाया गया। फिर इंपॉर्टेंट लिखेंगे कि यहां से बहने वाली प्रमुख नदी का नाम है चरणगंगा। चरणगंगा नदी। चरणगंगा नदी। और इसे यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सराउंडेड बाय 32 हिल्स। सराउंडेड बाय 32 हिल्स। और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स के वजह से इसे राजस्थान के रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान से कंपेयर किया जाता है। रणथंबोर राजस्थान, इसे रणथंबोर से कंपेयर किया जाता है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या चीजें पता होनी चाहिए? 32 हिल्स से सराउंडेड। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन से पहाड़ों के अंतर्गत आता है? तो विंध्य पहाड़ों के अंतर्गत। ठीक। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट इसका उमरिया है। क्लियर? यहां पर बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है और बाघों के सर्वाधिक घनत्व पाए जाने की वजह से इसे राजस्थान के रणथंबोर से कंपेयर किया जाता है। यहां पर शेषशैया, और ये शेषशैया भयंकर इंपॉर्टेंट, स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु, फेमस एज भाई का किला, रीवा के बघेल शासकों का महत्वपूर्ण शिकार गृह हुआ करता था। बैलून सफारी थी, एलिफेंट कॉलोनी, महत्वपूर्ण नदी कौन सी? चरणगंगा। इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी? चरणगंगा नदी। कबीर महोत्सव यहाँ पर प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है पनिका जनजाति के द्वारा। और यहाँ की सीता बाघिन को नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पेज पर यूज किया गया था।
इतनी चीजें अगर आप पढ़ लेंगे तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, इट्स योर कप ऑफ टी, वो आपके हाथ में होगा। क्लियर? तो हमने दो कौन कौन से पढ़ लिए? एक हमने देखा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हमने देखा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला हम देखने वाले हैं पन्ना नेशनल पार्क, यानी कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। नोट करिए इसको, फिर स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में। पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क स्टार्ट करते हैं। नोट करिए इसको, 1 मिनट का समय लूंगी। चलिए, चलिए अगला हम देखते हैं कौन सा, पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क। तो इसमें लिखिएगा इट इज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन विच ईयर, in the year 1981 and notified as tiger reserve in the year 1994. Important. पन्ना नेशनल पार्क Panna National Park declared as the national park in the year 1981 and notified as the tiger reserve in the year 1994. Clear? अब famous for crocodiles, vultures, gooseberries यानी कि आंवला एक्सेट्रा। और आपको पता हो तो जो आंवला है वो पन्ना से क्या है, ओडीओपी। आंवला जिले सॉरी पन्ना जिले को आंवला से मतलब पन्ना जिले में आंवला जो है वो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत पन्ना जिले से क्या शामिल है, आंवला। उसके अलावा Panna National Park declared as the national park in the year 1981, notified as tiger reserve in 1994. Famous for crocodiles, गिद्धों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो यू हैव टू राइट पन्ना नेशनल पार्क। उसके बाद इंडिया की ओल्डेस्ट एलिफेंट, इंडिया की ओल्डेस्ट India's oldest elephant, Vatsala, resides here। और वो कितने साल की थी? 105 ईयर्स की। हाल ही में उसका निधन हो गया, हाल ही में निधन। तो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट थी कौन? वत्सला, जो 105 साल की थी और पन्ना नेशनल पार्क में ही रह रही थी। उसका हाल ही में क्या हो गया दोस्तों? निधन। इंडियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट्स वत्सला रिसाइड्स हियर, जो 105 साल के थे और हाल ही में उसका क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया।
तो ये हुआ है अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट इवेंट, तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है कि इंडियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट वत्सला वो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में थी, है ना, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में रह रही थी। नेक्स्ट है यहां पर जंगली भैंसों का संरक्षण और इसे सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान। यहां से केन नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी दोस्तों? केन नदी यहां से प्रवाहित होती है। तो पन्ना नेशनल पार्क, जिसे नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया? 1981 में। और टाइगर रिजर्व की इसको घोषणा कब की गई? 1994 में। फेमस फॉर क्रोकोडाइल्स, वल्चर्स, गूसबेरीज। इंडिया की ओल्डेस्ट एलिफेंट वत्सला, जिसका हाल ही में निधन हो गया। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां जंगली भैंसों का संरक्षण होता है? वो है पन्ना नेशनल पार्क। सरकार ने इसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान की क्या की, मतलब सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया। कब? पन्ना हमारे यहाँ का 3rd बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे कब घोषित किया गया? जैव आरक्षित क्षेत्र 2011 में। ये भी आपको याद रखना है। तो आज ये 3 नेशनल पार्क्स के बारे में हमने चीजों को पढ़ा। देखिए, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं चाहती तो एक ही लेक्चर 2.5-3 घंटे का पहुंचा देती और आपको सारे नेशनल पार्क्स जो हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब एक ही लेक्चर में पढ़ा देती, बट ये डीमोटिवेट करने वाला काम होता है ना। तो आज हमने 3 चीजें पढ़ी, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा किसली नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क्स आप प्रॉपर लिख लीजिए, यहाँ से नोट्स बना लीजिए। मैंने आपको अपने लेक्चर जिस दिन फर्स्ट डे मैंने स्टार्ट किया था अपने फर्स्ट यूट्यूब एक्सपीरियंस के साथ, तो मैंने आपको कहा था आप एक कॉपी ले लीजिए और उस कॉपी पे आप सारी चीज़ों को प्रॉपरली नोट करिएगा, जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पढ़ा या लिखा रही हूँ। क्योंकि ये मैंने प्रॉमिस किया है, तो ऐसे ही नहीं किया हवा में कि मैं यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ा रही हूँ वो आएंगी। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप चीज़ों को नोट करिए, प्रॉपर पढ़िए। आज हमने कुछ नहीं पढ़ा, केवल 3 नेशनल पार्क्स पढ़े। तो ये 3 नेशनल पार्क आप याद कर लेना। हमने 3 से 4 बार तो यहीं पे ही चीज़ों को रिपीट कर लिया, तो फिर बचा क्या? एक बार सीरियस रिवीजन करना, जो आप अपने घर पर बैठकर नोट्स बनाते हुए करेंगे। लेक्चर एंड करने से पहले एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो लिख कर आना, और बाकी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। एक साइंस से जो है मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, मतलब बेसिक एक क्वेश्चन है, ठीक है, इससे ही रिलेटेड है। एक बेसिक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइप, सॉरी, एक्सप्लेन कंजर्वेशन एंड इट्स टाइप्स। 7 नंबर में इसको लिख लेना। ठीक है, ये जो आपकी सीरीज चल रही है, ये चल तो केवल किसके लिए रही है? प्रीलिम्स के लिए। किसके अंतर्गत? क्रांति 2.0 के अंतर्गत। क्रांति 2.0 के अंतर्गत। तो हमारा टारगेट तो क्या है? प्रीलिम्स पे क्रांति मचाना, लेकिन साथ ही साथ अगर हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित होंगी, जरूर होंगी। इसीलिए इस तरह के जो भी मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको डेली की क्लास के बाद देती हूँ, उसको आप लिखिए। आपको सुबह, दोपहर, शाम, रात जब टाइम मिल रहा आप तब लिखिए। ठीक है, एक प्रॉपर टाइम डिसाइड कर लीजिए
और उस वक्त आप आंसर राइटिंग करिए जिससे आपकी स्पीड बन सके। तो यहाँ प्रीलिम्स भी चलता रहे और मेंस भी चलता रहे, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती। हमेशा बड़े बड़े टीचर से आपने सुना होगा कि प्रीलिम्स और मेंस साथ साथ चलते हैं। क्लियर? तो इन क्वेश्चंस को लिखिए, नेशनल पार्क्स को याद करिए, ISFR को याद करिए, और आप सभी स्वस्थ रहिए, बहुत खुश रहिए। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जहां हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में बाकी नेशनल पार्क्स, मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स। बहुत बहुत धन्यवाद।